Hello everybody, good morning to all of you and welcome to eSarl. This is Dr. शिवानी भार्गव. आज का जो हमारा सेशन है बेटा प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जो सबसे पहला चैप्टर था दैट इज द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, वो पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं. इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज द फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स. तरीका वही होगा, मैं एनसीईआरटी के अंदर ही आपको नोट्स बनवा दूंगी. एनसीईआरटी हम पूरा वर्ड टू वर्ड इस क्लास में डिकोड करने वाले हैं. तो चलिए फटाफट से सेशन की शुरुआत करते हैं. इससे पहले कि मैं इस सेशन की शुरुआत करूं, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जो मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं, मैं उन्हें अपने बारे में और इस प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ बता देती हूँ. माई सेल्फ डॉक्टर शिवानी भार्गव. मैं पिछले 8 से 10 सालों से ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर अपनी सर्विसेज दे रही हूँ. मैं eSarl के पेड प्लेटफॉर्म पर भी आपको पढ़ाती हूँ. दिस इज़ माई ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल t.me/Dr. शिवानी. जो भी बच्चा मुझसे पढ़ता है उसके लिए मैंडेटरी है. सारे हैंड रिटन नोट्स, DPP, क्वेश्चन बैंक सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ मिलेगा. मैं कब कहाँ पढ़ा रही हूँ, क्या चल रहा है, कब सेशंस होते हैं, ये सारे अपडेट्स आपको यहाँ मिलेंगे. यानी कि मेरे से जुड़े रहने के लिए इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है. तो t.me/Dr. शिवानी से आप जुड़ जाइएगा, ठीक है. eSarl के पेड प्लेटफॉर्म पर अगर आप एक सिस्टमैटिक मैनर में, एक सिस्टमैटिक तरीके से नीट की जर्नी को तय करना चाहते हैं, पर्सनलाइज मेंटरशिप, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग, एक टीचर एजुकेटर के साथ वन-ऑन-वन इंटरेक्शन के साथ, तो आप eSarl के पेड प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं. हमारे पास वॉरियर, प्रहार और ब्रह्मोस बैचेस हैं फॉर 2023 और 24 टारगेट ईयर स्टूडेंट के लिए. तो इसके अंदर आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं. इसमें एनरोल करने के लिए, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है. तो चलिए, आज का जो हमारा चैप्टर है एनसीईआरटी के अंदर फोटोसिंथेसिस जो चैप्टर है, ये मैं आपके साथ, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी. सब अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन अप कर लें, यहाँ से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. इसकी अगर हम बात करें, मैं छोटा सा एक जनरल इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, फिर हम यहाँ से शुरुआत करेंगे. मैं यहाँ से पढ़ाऊँगी आपको व्हाट डू वी नो से पूरा. आपको ये तो पता है, फोटोसिंथेसिस की बात करें, जो ग्रीन प्लांट पार्ट्स हैं, लाइट एनर्जी को अब्जॉर्व करके वाया प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अपना खाना खुद बनाते हैं. फोटोसिंथेसिस और एक ट्रू फोटोसिंथेसिस है. सबसे पहले फोटोसिंथेसिस वैसे बैक्टीरिया में ही देख लिया गया था, लेकिन उसमें O2 इवोल्यूशन नहीं होता था, ऑक्सीजन की उत्पत्ति नहीं हुई, तब उसमें O2 इवॉल्व नहीं हुआ. दैट इज़ नॉट अ ट्रू फोटोसिंथेसिस. सबसे पहले ट्रू फोटोसिंथेसिस साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर देखा गया. दैट इज़ द ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस. उसमें O2 इवॉल्व हुआ था एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है. अब इसमें हम फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमारी एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी दे रखे हैं. एक एक करके हम सबके बारे में डिटेल लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ से तुम्हें करवा रही हूँ. लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट द फोटोसिंथेसिस. इसके कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स, प्लीज आप अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लेना. कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं जो कि आपने अर्ली क्लासेस में किए होंगे. आपको पता है कि क्लोरोफिल की मैं बात करूं, क्लोरोफिल दैट इज द ग्रीन पिगमेंट ऑफ द लीफ, लाइट एंड CO2, इनकी जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए. आपको क्लोरोफिल चाहिए, लाइट चाहिए और CO2 चाहिए फॉर द फोटोसिंथेसिस टू अकर, ठीक है. आपको ये सब चीजों की रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए. लाइट चाहिए, क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन पिगमेंट ऑफ द लीफ चाहिए, लाइट चाहिए, CO2. दे आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर, ठीक है. अब वो बता रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए इन पिगमेंट्स की जरूरत है. अब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि भाई इन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है. इसको प्रूव करने के लिए यू मे हैव कैरिड आउट द एक्सपेरिमेंट टू लुक फॉर द स्टार्च फॉर्मेशन इन 2 लीव्स. ध्यान से सुनना, 2 लीव्स लिए. अब कैसे स्टार्च का फॉर्मेशन किस में होगा वो आपको बताएगा. एक लीफ जो है ना, अ वेरीगेटेड लीफ या फिर लीफ दैट वाज पार्शियली कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर. मतलब एक लीफ ली, ठीक है, उसने इस तरीके से किया. देखो मैं आपको बताती हूँ. उसने ये एक लीफ लिया बेटा, ये एक लीफ लिया,
ग्रीन फोटोसिंथेटिक ग्रीन लीफ लिया। इसमें क्या किया उसने, इस लीफ को, इसमें आधी लीफ को, अ वेरीगेटेड और अ लीफ दैट वाज पार्शियली कवर्ड विथ ब्लैक पेपर। वेरीगेटेड लीफ का मतलब है इस लीफ को आधा, ये मैं इसको इस तरीके से हाफ, ये ब्लैक पेपर से मैंने पार्शियली कवर कर दिया। दिस इज द वेरीगेटेड लीफ, दिस इज द वेरीगेटेड लीफ, यानी कि लीफ दैट इज पार्शियली कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। फिर इसको मैंने बेटा सनलाइट के अंदर एक्सपोज कर दिया। ये ठीक है, मैंने इसको ऐसे सनलाइट के अंदर एक्सपोज कर दिया। दैट वाज एंड एक्सपोज टू द लाइट, इसको लाइट के अंदर एक्सपोज कर दिया। अब क्या देखता है वो, ऑन टेस्टिंग, अब जब मैं इसको टेस्ट करूंगी, दिस लीव्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, it was clear that photosynthesis occurred only the green part of the leaf in the presence of light। तो उसने क्या देखा कि जो लीफ ब्लैक पेपर से कवर्ड था वहां पर फोटोसिंथेसिस, वहां पर स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुआ। स्टार्च फॉर्मेशन सिर्फ उस ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ में हुआ, वो भी लाइट की प्रेजेंस में। यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन पिगमेंट ये चाहिए और लाइट दोनों की आवश्यकता होती है। ये था आपका वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। अब आप जब नोट्स बनाएंगे, एनसीईआरटी में नोट्स कैसे बनाना है ये पूरा आपने पढ़ लिया, आप यहीं बगल में लिख लोगे। पहला जो सार है आपका, दैट इज द वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट के बारे में, ठीक है। क्या किया, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या था, लीफ दैट वाज पार्शियली कवर्ड विद ब्लैक पेपर। एक लीफ लिया जिसको पार्शियली कवर किया ब्लैक पेपर से, फिर इसको एक्सपोज्ड टू लाइट में एक्सपोज कर दोगे। फिर आप देखोगे, जब आप ये देखोगे, जब स्टार्च फॉर्मेशन होगा, सिर्फ कहां हुआ, अकर ओनली इन, स्टार्च फॉर्मेशन सिर्फ ग्रीन पार्ट में हुआ है लीफ के, और स्टार्च फॉर्मेशन अकर ओनली इन ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये है बेटा वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। शॉर्ट्स का ये पॉइंट निकाल लेना। अब देखो बेटा, अब आप एनसीईआरटी में नोट्स कैसे बनाए, एनसीईआरटी में ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में दे रखा है, आपने ये लाइन पढ़ी, यहां से क्वेश्चन आता है, तो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट ये क्या है, आपने पूरा सार यहां एनसीईआरटी में ही नोट कर लेना है। लीफ को पार्शियली कवर किया आपने ब्लैक पेपर से, लाइट में एक्सपोज किया, तो आपने देखा स्टार्च फॉर्मेशन सिर्फ ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये है आपका वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। इसी तरीके से आपको एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स, एनसीईआरटी का पैराग्राफ पढ़ा, बगल में ही एनसीईआरटी मुझे साफ सुथरी नहीं चाहिए, मैं बगल में ही नोट्स बनाती जाऊंगी और इसका डेमो मैं इस पूरे सेशन में आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक। तो ये अपन ने यहां तक एनसीईआरटी डिकोड कर ली। तो ये तो था वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट देखो क्या है, ये बेल जार एक्सपेरिमेंट था। ये अनदर एक्सपेरिमेंट यू हैव कैरिड आउट, ये बेल जार वाला भी बाद में आएगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो था, उन्होंने क्या किया, वेयर अ पार्ट ऑफ लीफ इज एनक्लोज्ड इन अ टेस्ट ट्यूब। उन्होंने लीफ के एक पार्ट को उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ना KOH सॉक्ड कॉटन भी था, कंटेनिंग सम KOH सॉक्ड कॉटन। मतलब एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में KOH सॉक्ड कॉटन लिया और उसमें लीफ रख दी। ये KOH का काम क्या होता है, ये CO2 को एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। KOH सॉक्ड कॉटन का काम क्या है, विच एब्जॉर्व CO2। जबकि जो दूसरा हाफ है लीफ का, इसको अपन ने KOH सॉक्ड कॉटन टेस्ट ट्यूब में लिखा, इट इज एक्सपोज टू द एयर। फिर आप इन दोनों सेटअप को, एक टेस्ट ट्यूब जिसमें लीफ रखी है आपने KOH सॉक्ड कॉटन के साथ, और एक जो लीफ एक्सपोज टू द एयर है, इन दोनों सेटअप को आपने लाइट में रखा फॉर सम टाइम। उसके बाद जब आप स्टार्च फॉर्मेशन के लिए टेस्ट करोगे,
तो आप क्या देखोगे, यू मस्ट हैव फाउंड दैट जो एक्सपोज पार्ट ऑफ लीफ था उसमें तो स्टार्च फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन जिस लीफ को आपने दैट वाज इन द टेस्ट ट्यूब उसके अंदर स्टार्च फॉर्मेशन देखने को नहीं मिला। तो ऐसा क्यों हुआ? लाइट दोनों को मिली, लेकिन CO2 का रिक्वायरमेंट भी है भाई फोटोसिंथेसिस के लिए। KOH सॉफ्ट कॉटन ने CO2 को तो एब्जॉर्व कर लिया, तो लाइट तो मिली लेकिन CO2 नहीं मिली। तो CO2 का भी रिक्वायरमेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, इस एक्सपेरिमेंट ने शो किया। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट का जो सार है मैं यहाँ लिखूंगी। अनदर एक्सपेरिमेंट जो था वो क्या था, मैं यहाँ लिख देती हूँ। लीफ को लिया टेस्ट ट्यूब में, लीफ को लिया टेस्ट ट्यूब विद KOH सॉक्ड कॉटन। KOH का रोल लिख लो। KOH का काम क्या है? इट एब्जॉर्ब CO2। और जो दूसरा लीफ था, दूसरा लीफ लिया लीफ एक्सपोज्ड टू एयर। ठीक है, फिर बोथ सेटअप प्लेस्ड इन लाइट। तो ये जो पहला वाला पार्ट था इसमें स्टार्च फॉर्मेशन के लिए, स्टार्च फॉर्मेशन का जो टेस्ट हुआ ये नेगेटिव आया, और ये एक्सपोज्ड वाला में लीफ एक्सपोज्ड टू एयर ये जो था इसमें जो स्टार्च फॉर्मेशन का टेस्ट था, स्टार्च फॉर्मेशन टेस्ट, ये आपका बेटा पॉजिटिव आया। ऐसा क्यों हुआ? दोनों को लाइट में रखा लेकिन इसको CO2 नहीं मिला, इसको CO2 मिला, यानी कि इट शो द इंपॉर्टेंस ऑफ CO2 इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दैट्स इट। ठीक है, मेरे पास थोड़ा स्पेस की कमी है, तुम अच्छे से लिख लेना, मैं एक बार वर्बली डिकोड कर देती हूँ। एक लीफ तो ऐसा लिया जिसको आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर KOH सॉक्ड कॉटन था। KOH का काम क्या होता है? ये CO2 को एब्जॉर्व कर लेता है। और दूसरा लीफ को एक्सपोज टू एयर रखा। दोनों सेटअप को आपने लाइट में रखा। ठीक है, दोनों सेटअप को लाइट में रखा तो पहले वाला जो था ना जिसमें KOH सॉक्ड कॉटन था उसमें स्टार्च फॉर्मेशन टेस्ट नेगेटिव आया, जबकि दूसरे वाले में जो लीफ विच इज एक्सपोज टू द एयर उसमें स्टार्च फॉर्मेशन टेस्ट पॉजिटिव आया। इट क्लियरली इंडिकेट the importance of CO2 in the presence of for the process of photosynthesis. That is the second experiment. ठीक है, ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हो गया, ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हो गया विच इज मेंशन्ड इन योर NCERT. दिस शो दैट, ये वाला एक्सपेरिमेंट ये दिखा रहा है CO2 was required for the photosynthesis. This is the second experiment. CO2 का इंपॉर्टेंस बता दिया। क्लियर? और भी कुछ ये दे रखे हैं, जैसे कि अब साइंटिस्ट का नाम दे रखा है जोसेफ प्रिस्टली साहब के बारे में। ठीक है, अब देखो क्या है, सुनोगा ध्यान से। 2 एक्सपेरिमेंट्स क्लियर हो गए ना। इट इज इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट दो सिंपल एक्सपेरिमेंट जो कि फोटोसिंथेसिस का डेवलपमेंट आपको धीरे धीरे बताएंगे। जैसे कि मैं सबसे पहले बात करूंगी जोसेफ प्रिस्टली साहब के बारे में। इन्होंने क्या किया था ना, ही परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जिन्होंने ये बताया कि एयर का, इन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट बताई थी। ठीक है, जोसेफ प्रिस्टली साहब का जो एक्सपेरिमेंट था, इट रिवील्ड द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। यानी कि एयर की इंपॉर्टेंस बताई थी इन्होंने ग्रीन प्लांट्स के ग्रोथ में। इन्होंने क्या किया, देखो अब ध्यान से सुनना। प्रिस्टली साहब का सेटअप, ये जोसेफ प्रिस्टलीज एक्सपेरिमेंट दे रखा है ना। इन्होंने क्या किया, एक बेल जार लिया, एक बर्निंग कैंडल ली और प्लांट लिया। ठीक है, ये पहले ये देखो इन्होंने क्या किया। पहली बार इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने ऐसे बेल जार लिया, बर्निंग कैंडल ली और चूहा लिया। ठीक है, कुछ समय बाद इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो जल रही थी कैंडल, आप इस पर्टिकुलर डायग्राम में देख सकते हैं, ये भी बुझ गई और जो चूहा था ये भी मर गया। ध्यान से सुनना, ये यही दिख रहा है आपको। बेल जार लिया, एक बर्निंग कैंडल ली और चूहा लिया। इस बेल जार के अंदर उन्होंने बर्निंग कैंडल और चूहे को रख दिया। कुछ समय बाद क्या देखा उन्होंने कि जो कैंडल जल रही थी वो भी बुझ गई और ये चूहा भी मर गया। ठीक है,
इन्होंने यही सेम सेटअप लिया, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, इन दोनों के साथ बर्निंग कैंडल और चूहे के साथ एक पुदीना प्लांट भी रख दिया, यानी कि एक प्लांट भी रख दिया। अब जब इन्होंने कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व किया तो इन्होंने ये देखा कि कैंडल भी जल रही है और चूहा भी सरवाइव कर गया। तो इन्होंने ये कहा कि एक्चुअली प्लांट जो है ना, इट प्यूरिफाई द एयर वॉट एवर द बर्निंग कैंडल एंड ब्रीथिंग एनिमल रिमूव, यानी कि बर्निंग कैंडल और ब्रीथिंग एनिमल को जो एयर को रिमूव कर रहा है ना, ये प्लांट का रोल होता है एयर के प्यूरिफिकेशन के अंदर। क्योंकि देखो लाइट मतलब आग को जलने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन है ही नहीं, प्लांट नहीं है, तो प्यूरिफिकेशन CO2 हो गया, बर्निंग कैंडल से CO2 निकल रहा है, चूहा ब्रीथ आउट कर रहा है, CO2 निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर ये इससे जो CO2 इससे ये प्यूरिफाई कर रहा है, ये O2 निकाल रहा है बदले में। तो प्लांट प्यूरिफाई द एयर वॉट एवर द ब्रीथिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। ये जोसेफ प्रिस्टली साहब का एक्सपेरिमेंट था, इसीलिए ये प्लांट के रखने की वजह से ऑक्सीजन मिलता रहा, तो ये चूहा भी सर्वाइव कर गया और ये कैंडल भी जलती रही। ये था जोसेफ प्रिस्टली साहब का एक्सपेरिमेंट। देखो असेंशियल एयर का रोल बताया ना इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। इन्हें ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, इन्हें डिस्कवरर ऑफ ऑक्सीजन भी कहते हैं। ऑक्सीजन डिस्कवरी प्रिस्टली साहब ने की थी। इन्होंने क्या किया, प्रिस्टली ऑब्जर्व दैट अ कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज स्पेस, यानी कि बेल जार, ये पहला वाला कैंडल जो कि क्लोज स्पेस बेल जार के अंदर जल रही थी, सून गेट एक्सटिंग्विश्ड, ये बुझ गई। इसी तरीके से ये चूहा जो हमने इस क्लोज जार में रखा, इसकी भी सफोकेशन की वजह से डेथ हो गई। सिमिलरली अ माउस वुड सून सफोकेट इन अ क्लोज स्पेस। तो इन्होंने बताया कि बर्निंग कैंडल और एनिमल जो ब्रीथ कर रहे हैं एयर का, ये कुछ किसी ना किसी तरीके से ये एयर को डैमेज कर रही है और इस वजह से ये कैंडल भी बुझ जा रही है और ये चूहा भी सफोकेशन से मर जा रहा है। लेकिन दूसरी बार इन्होंने क्या किया, बट व्हेन ही प्लेस्ड अ मिंट प्लांट इन द सेम बेल जार, अभी इसमें बस इन्होंने मिंट प्लांट रख दिया। मिंट प्लांट के रखने से ये चूहा भी सर्वाइव कर गया, ये कैंडल भी जलती रही। He found that mouse stayed alive and the candle continued to burn, ये भी चलती रही। तो इसकी वजह से बोला कि plant restore the air whatever the breathing animal and burning candle remove, that is the very important one। plant purify या फिर बोल दो restore the air whatever the breathing animal and burning candle remove। ये कंक्लूजन था जोसेफ प्रिस्टली साहब के एक्सपेरिमेंट का। इन्होंने एयर का रोल बताया इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ये मेरे हिसाब से मुझे नोट्स अलग से बनाने की इसकी इसलिए ज़रूरत नहीं है, ये आपको डायग्राम के थ्रू ही जोसेफ प्रिस्टली साहब का एकदम अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। क्लियर है ना बच्चों? ये वाला पहला एक्सपेरिमेंट जो इसमें था वो मैंने लिख दिया, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट वाला। दूसरा वो KOH सॉक्ड कॉटन वाला लिख दिया। तीसरा मैंने सिर्फ हाईलाइट किया है, ये जोसेफ प्रिस्टली साहब ने, आप चाहो तो लिखना रिवील्ड द, मैं जो हाईलाइट कर रही हूँ सिर्फ उतना लिख लेना, ही रिवील्ड द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। इनको डिस्कवरर ऑफ ऑक्सीजन भी कहा जाता है। ये इनका एक्सपेरिमेंट डायग्राम से क्लियर हो जाएगा, मैं समझा चुकी। और इनका कंक्लूजन कि प्लांट रीस्टोर द एयर वॉट एवर द ब्रीथिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव, ये प्रिस्टली साहब का कंक्लूजन था। दैट्स इट। ठीक है, ये था जोसेफ प्रिस्टली साहब के बारे में। बेल जार एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, इन्हें डिस्कवरर ऑफ ऑक्सीजन भी कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे इंगिनहाउस साहब के बारे में। ठीक है, इंगिनहाउस साहब के बारे में, जैन इंगिनहाउस। ये देखो, इन्होंने सेम प्रिस्टली साहब के सेटअप को यूज़ किया था। एक बार इसे सनलाइट में रखा, एक बार इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट रखा। इन्होंने लाइट का इंपॉर्टेंस बताया था। इंगिनहाउस साहब ने जो है, इंगिनहाउस साहब ने लाइट और ग्रीन कलर का इंपॉर्टेंस बताया था। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट एंड ग्रीन कलर, ये इन्होंने बताया था। देखो आएगा, यूजिंग अ सिमिलर सेटअप, मतलब जो प्रिस्टली साहब ने जो सेटअप लिया ना, वही सिमिलर सेटअप लिया। वंस यूज्ड बाय द प्रिस्टली, बस इन्होंने क्या किया, इंगिनहाउस सर ने एक बार इसे डार्क में रखा और एक बार इसे सनलाइट में रखा। इंगिनहाउस साहब ने बताया, शो दैट सनलाइट बहुत ज़रूरी है टू द प्लांट प्रोसेस। मतलब ये जो प्लांट जो एयर को प्यूरिफाई कर रहा है ना, इसके लिए सनलाइट का रोल क्या है ये बताया। सनलाइट इज असेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस दैट समहाउ प्यूरिफाई द एयर।
जो वॉट एवर द ब्रीथिंग एनिमल एंड द बर्निंग कैंडल रिमूव। ठीक है, तो उन्होंने इसमें मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर में सनलाइट की इंपॉर्टेंस को बताया। इन्होंने क्या किया, सेम सेटअप लिया यही मिंट प्लांट के साथ, एक बार इसे सनलाइट में रखा, एक बार सनलाइट में नहीं रखा, डार्क में रखा। जब सनलाइट में रखा तो ये प्रोसेस हुआ, तो बर्निंग कैंडल जलती रही, माउस भी सर्वाइव कर गया। जब डार्क में रखा तो एक कैंडल भी बुझ गई, ये चूहा भी मर गया। यानी कि लाइट का इंपॉर्टेंस है भैया, लाइट के बिना ये प्लांट भी प्यूरिफाई नहीं कर रहा एयर का। और ऐसे ही इन्होंने क्या किया था, एक्वेटिक प्लांट्स के साथ भी एक एक्सपेरिमेंट किया। इंगेनहाउस इन एन एलिगेंट एक्सपेरिमेंट विद एक्वेटिक प्लांट, उन्होंने ये बताया कि ब्राइट सनलाइट की प्रेजेंस में स्मॉल बबल्स जो हैं ये आपको ग्रीन पार्ट्स के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, जबकि स्मॉल बबल्स डार्क में देखने को नहीं मिल रहे हैं। इन ब्राइट सनलाइट स्मॉल बबल्स वर फॉर्म्ड ऑन द ग्रीन पार्ट, जबकि डार्क में अगर मैं बात करूं तो इनको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। बाद में इन्होंने बताया कि जो स्मॉल बबल्स हैं ये कुछ और नहीं है, ऑक्सीजन है। यानी कि ऑक्सीजन इवोल्यूशन सनलाइट की प्रेजेंस में ही हो रहा है, डार्क में नहीं हो रहा। लेटर ही आइडेंटिफाइड दीज बबल्स टू बी ऑफ ऑक्सीजन, तो इस वजह से पता इट इज द सिर्फ ग्रीन पार्ट ही प्लांट का वो मतलब सिर्फ ग्रीन पार्ट ही ऑक्सीजन को रिलीज करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये आपका इंगेनहाउस साहब का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, प्रिस्टली साहब का हो गया, और फिर ये इंगेनहाउस साहब के बारे में, जैन इंगेनहाउस। ठीक है, इन्होंने क्या किया था इंगेनहाउस साहब के बारे में, एनसीईआरटी में यहाँ हाईलाइट कर लिया कि वही प्रिस्टली साहब ने जो सेटअप लिया वही सेम चीज़, एक बार लाइट में रखा, एक बार डार्क में रखा। तो देखा कि ये जो प्लांट जो प्रोसेस है ना कि जो प्यूरिफाई कर रहा है एयर, ये लाइट की प्रेजेंस में ही हो रहा है, डार्क में नहीं हो रहा। ऐसे ही इन्होंने एक्वेटिक प्लांट्स के साथ भी एक एलिगेंट एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ये बताया कि ग्रीन पार्ट ही प्लांट के ऑक्सीजन को इवॉल्व करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। उन्होंने ये देखा कि एक्वेटिक प्लांट में जो ग्रीन पार्ट है ना, वहाँ उनके आसपास छोटे छोटे बबल्स देखने को मिल रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, डार्क में ये बबल्स देखने को नहीं मिल रहे। बाद में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो छोटे छोटे बबल्स जो मैं कह रही हूँ ये कुछ और नहीं, ये ऑक्सीजन ही है। यानी कि ऑक्सीजन ग्रीन पार्ट से निकल रहा है, लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में, उनकी एब्सेंस में नहीं होता। तो ये इंगेनहाउस साहब का एक्सपेरिमेंट था जो मैं आपको यहाँ पर लिखवा चुकी। आप चाहो तो ये इंगेनहाउस साहब के बारे में भी लिख लेना। तो यहाँ तक जो एक्सपेरिमेंट पढ़े ना, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, ये KOH सॉक्ड कॉटन के बारे में। तीसरा एक्सपेरिमेंट जो है मैंने सिर्फ यहाँ हाईलाइट किया है, आप लिखना चाहें तो लिख लेना, मैंने हाईलाइट कर दिया है एनसीईआरटी में। नोट्स अगर आप बनाओ तो ये जोसेफ प्रिस्टली साहब के बारे में। फिर फोर्थ एक्सपेरिमेंट जो है ये जैन इंगेनहाउस के बारे में। इंगेनहाउस के बारे में ये सारे एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ देख लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम आया है जूलियस वॉन सैक। इनके बारे में क्या याद रखना है मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी तक ये 4 लोगों के बारे में हम देख चुके कि वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट लिख दिया नोट्स में, दूसरा वो KOH सॉक्ड कॉटन वाला, तीसरा जोसेफ प्रिस्टली साहब का मैंने पूरा हाईलाइट कर दिया, डायग्राम से ही समझ में आ रहा है, और एक कंक्लूजन हाईलाइट कर दिया कि प्लांट रीस्टोर द एयर वॉट एवर द ब्रीथिंग एनिमल एंड द बर्निंग कैंडल रिमूव। फोर्थ एक्सपेरिमेंट इंगेनहाउस साहब के बारे में, सेम प्रिस्टली साहब वाला एक्सपेरिमेंट, एक बार डार्क में रखो, एक बार सनलाइट में रखो, और एक्वेटिक प्लांट के ग्रीन पार्ट से बबल्स देखने को मिल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, डार्क में नहीं देखने को मिल रहे। तो ये वाला एक एक्सपेरिमेंट, ये भी मैंने हाईलाइट कर दिया, ये इंगेनहाउस साहब के बारे में। 4 साइंटिस्ट यहाँ पर ये हो गए। फिफ्थ जूलियस वॉन सैक्स, मैं यहाँ लिख लेती हूँ। फिफ्थ जो है यहाँ पर इट इज जूलियस वॉन सैक। इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इनके बारे में एनसीईआरटी में जो लिखा है वो तो हम पढ़ के सुना ही रही हूँ। इनका मेन काम ये था जूलियस वॉन सैक का, ही रिकॉग्नाइज द रिलेशन अमंग फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट और स्टार्च, इनके बीच का रिलेशन को रिकॉग्नाइज इन्हीं ने किया था। ही प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के प्रोडक्शन का एविडेंस दिया व्हेन प्लांट्स ग्रो। ग्लूकोज यूजुअली स्टार्च के फॉर्म में ही आपका स्टोर्ड रहता है,
तो इन्होंने ये बताया कि जो ग्रीन सब्सटेंस है प्लांट के, वही आपके जो है ही फाउंड दैट ग्रीन पार्ट इन द प्लांट, जहाँ पर ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। कुल मिला के आप ये लिख लो, रिकॉग्नाइज द रिलेशन, जूलियस वॉन सैक के बारे में ये लिख लो, ही रिकॉग्नाइज्ड, सिंपल भाषा में, रिलेशन अमंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट एंड स्टार्च के बीच में, अमंग फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट एंड स्टार्च। इसकी सिंपल भाषा मैंने ये लिखवा दी तुम्हें, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट और स्टार्च के बीच में रिलेशन, ये आपको जूलियस वॉन सैक ने बताया। ठीक, क्लियर? आगे देखो, आगे किसका नाम दे रखा है? एंगलमैन साहब के बारे में, TW एंगलमैन। यहाँ पे लिख लो, 6th जो साइंटिस्ट का नाम यहाँ दे रखा है, इट इज अबाउट TW एंगलमैन। एंगलमैन साहब के बारे में, ठीक है, यूजिंग अ प्रिज्म, प्रिज्म को यूज करके इन्होंने लाइट को स्प्लिट किया इनटू द स्पेक्ट्रल कंपोनेंट और फिर इसको इल्यूमिनेट किया ग्रीन एल्गे क्लैडोफोरा पर, प्लेस्ड इन अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो है इनको यूज किया जाता था टू डिटेक्ट द साइट ऑफ O2 इवोल्यूशन। इन्होंने ये बताया बैक्टीरिया मेनली उस ब्लू और रेड लाइट रीजन में एक्यूमुलेट हो रहा है। तो ये है फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि इन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम, एंगलमैन साहब के बारे में बात करें तो 2-3 कीवर्ड देख लेना। ही डिस्क्राइब द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, किसकी मदद से? स्पायरोगायरा यानी कि क्लैडोफोरा और एरोबिक बैक्टीरियल एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। इसका मैं यहाँ पे लिख देती हूँ TW एंगलमैन साहब के बारे में। ही डिस्क्राइब्ड एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया? एंगलमैन साहब के बारे में बात करें, यही लिख लो, जो थोड़ा सा लैंग्वेज जिनका टिपिकल है उनको मैं यही लिख रही हूँ। डिस्क्राइब एंगलमैन साहब के बारे में, हमें यही शॉर्ट नोट्स, NCERT मुझे साफ सुथरी चाहिए ही नहीं भाई, मुझे यहीं पर शॉर्ट नोट्स चाहिए, ठीक है। TW एंगलमैन डिस्क्राइब्ड एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, इन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम बताया था एंगलमैन साहब ने, ठीक है। डिस्क्राइब द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, विद द हेल्प ऑफ कौन कौन सा? एक तो स्पायरोगायरा यानी कि क्लैडोफोरा, विद द हेल्प ऑफ स्पायरोगायरा, क्लैडोफोरा एंड एरोबिक बैक्टीरिया एक्सपेरिमेंट से, एंड एरोबिक बैक्टीरिया एक्सपेरिमेंट, ये इन्होंने लिया एंगलमैन साहब ने, ठीक है। क्लैडोफोरा और एरोबिक बैक्टीरिया एक्सपेरिमेंट से इन्होंने आपके एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस को बताया। ये डिस्क्राइब एंगलमैन साहब का काम है एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ स्पायरोगायरा यानी कि क्लैडोफोरा एंड एरोबिक बैक्टीरिया एक्सपेरिमेंट से। ये एंगलमैन साहब के बारे में आ गया, ठीक है। अब यहां पर जो है ये देखो, अब ये क्या बता रहा है?
By the middle of 19th century, the key feature of plant photosynthesis were known, namely the plant, कि भाई प्लांट जो है लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं from CO2 and water. The empirical equation representing the total process of photosynthesis for oxygen evolving organism were understand. ध्यान से सुनना, फोटोसिंथेसिस की मैं बात करूं तो यही है 6 CO2 plus 12 H2O in the presence of pigment and light gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. ठीक है, ये लाइट और पिगमेंट की प्रेजेंस में ये होता है. अब उन्होंने ये बताया, अब दो साइंटिस्ट थे, एक तो थे वान नील साहब, सीबी वान नील, एक तो थे वान नील साहब, और एक साइंटिस्ट थे आपके रूबेन हैसिड एंड कैमिन. प्रोनाउंसिएशन इसका सब अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है. रूबेन हैसिड एंड कैमिन और एक थे वान नील साहब. दोनों ने एक ही चीज बोली क्या कि जो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है ना ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, O2 इवॉल्व्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ये वाटर से आती है, कम्स फ्रॉम वाटर. वान नील साहब और रूबेन हैसिड कैमिन, इनका कंक्लूजन एक ही था, बताना ये एक ही चीज कहा चाह रहे थे. वो ये कह रहे थे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ये जो फोटोसिंथेसिस हुआ ना, इसमें मैंने ये जो O2 इवोल्यूशन किया है, ये जो मैं O2 इवॉल्व कर रही हूँ, अब ये O2 CO2 से भी आ सकता है, वो कह रहा लेकिन यहां से नहीं आता, ये O2 ना वाटर से ही आता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. मतलब वो ये कह रहे थे कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो O2 इवोल्यूशन होता है ये वाटर से ही आता है. इट कम्स फ्रॉम वाटर, नॉट फ्रॉम द CO2. अब इसको प्रूव करने के लिए दोनों ने अलग अलग चीजें की. रूबेन हैसिड एंड कैमिन ने तो इसके लिए रेडियो आइसोटॉपिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया. इन्होंने क्या किया देखो, इन्होंने ये किया, रूबेन हैसिड एंड कैमिन ने इन्होंने ये किया CO2 plus 12 H2O in the presence of light and pigment give C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O, है ना, in the presence of light and pigments. अब इन्होंने क्या कहा कि भाई ये ऑक्सीजन वाटर से ही आ रही है, इसका सबूत क्या है, तो इसका सबूत ये लो, मैंने यहाँ पर रेडियो आइसोटॉपिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया और यहाँ पर O16 यूज़ की. तो ये जो O2 इवॉल्व हो रहा है ना ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये भी रेडियो आइसोटॉपिक ऑक्सीजन ही थी, ये O18 ही थी. इट क्लियरली शो दैट कि जो O2 इवॉल्व हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम द CO2. अगर CO2 से आती तो ये रेडियो आइसोटॉपिक ही नहीं होती, ये तो O16 निकलती, O18 निकली ना, यानी कि भाई ये पानी से आ रही है. ये तो रूबेन हैसिड एंड कैमिन का था. वान नील साहब ने क्या किया, इन्होंने H2S का इस्तेमाल किया इन प्लेस ऑफ वाटर की जगह पर H2S का इस्तेमाल कर लिया. तो अगर मान लो CO2 से O2 इवॉल्व हो रहा होता तो मैं चाहे H2S का इस्तेमाल करूं, ऑक्सीजन तो भी इवॉल्व होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ. तो इट क्लियरली शो दैट कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो O2 आ रहा है, इट कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम द CO2. इज इट क्लियर? ये दोनों का एक्सपेरिमेंट था. आई बात बेटा समझ में? ये इन दोनों का एक्सपेरिमेंट था. क्या था? वान नील साहब, रूबेन हैसिड कैमिन, दोनों ने बात एक ही बोली कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के दौरान जो O2 इवॉल्व होता है, उन्होंने कहा ये वाटर से निकलता है ना कि CO2 से. रूबेन हैसिड एंड कैमिन ने तो रेडियो आइसोटॉपिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया इस चीज को प्रूव करने के लिए. उन्होंने कहा कि अगर H2O ये O2 CO2 से निकलेगी तो O16 निकलनी चाहिए, लेकिन ये रेडियो आइसोटॉपिक ऑक्सीजन निकली O18, यानी कि इट कम्स फ्रॉम वाटर. और वान नील साहब ने H2O की जगह पर H2S का इस्तेमाल कर दिया.
तो अगर यहाँ से नहीं निकलती ये ऑक्सीजन, यहाँ से निकल रही होती, तो मैं H2O की जगह H2S भी इस्तेमाल करूंगी, तो ऑक्सीजन तो इवॉल्व होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुई। यानी कि ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वान नील साहब का ये एक्सपेरिमेंट था। O2 इवॉल्व ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस comes from water, not from the CO2. That is the experiment. I think it is clear to everybody. ठीक है, अब यहाँ तक तो मैं लिखवा चुकी तुम्हें एंगलमैन साहब तक के बारे में। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। एम्पेरिकल इक्वेशन CO2 H2O लाइट की प्रेजेंस में ही देता है। अ माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट वान नील साहब ने, उनकी स्टडी पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया के ऊपर बेस्ड थी। डेमोन्स्ट्रेट दैट फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियली अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसमें हाइड्रोजन को सूटेबल ऑक्सीडेबल कंपाउंड H2S ले लिया उन्होंने। वो बताया, ये देखो ना, ये मैंने कुछ और यहाँ पे ये H2O लिया ना H2O की जगह पर, तो यहाँ पर O2 नहीं निकला, यानी कि ऑक्सीजन वाटर से ही आती है। इन ग्रीन प्लांट H2O इज द हाइड्रोजन अडोनर एंड ऑक्सीडाइज टू द O2। मतलब वो यही बता रहा है कि भैया O2 जो है पानी से निकलती है। ठीक है, और सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज O2 ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जब मैंने H2S का इस्तेमाल किया इंस्टेड ऑफ दिस H2O, दैट इज द थिंग। ठीक है, तो इन्होंने इसलिए इससे ये बताया कि O2 इवॉल्व्ड बाय द ग्रीन पार्ट कम फ्रॉम द H2O नॉट फ्रॉम द CO2। वान नील साहब के बारे में ये जो मैंने लिखा दिया कि इन्होंने H2S का इस्तेमाल कर लिया था। ठीक है, और फिर एक रूबिन हैसिड एंड केमिन के बारे में थी, जिन्होंने रेडियो आइसोटॉपिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया, रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक का इस्तेमाल किया। The O2 is released from water. This was proved using the radioisotopic technique. इसमें इनका साइंटिस्ट का नाम नहीं दे रखा, ये रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक वाला साइंटिस्ट का नाम नहीं दे रखा, मैंने आपको बता दिया ये था रूबिन हैसिड एंड कैमिन। नाम नहीं दे रखा, पूरा एक्सपेरिमेंट दे रखा है, तो वो आना चाहिए। इसे आउट ऑफ NCERT नहीं मानोगे आप, वो मैंने यहाँ लिख दिया रूबिन हैसिड एंड कैमिन के बारे में। इन्होंने रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक का इस्तेमाल उन्हीं ने किया था भाई, इन्होंने किया था रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक का इस्तेमाल। इन्होंने नाम नहीं दिया बस, बाकी पूरी टेक्निक बता दी उनकी, तो हमने ये नाम भी लिख लिया। तो आप इसी तरीके से नोट्स बनाएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? तो ये पूरा सेक्शन हम देख चुके। नेक्स्ट वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग द, ये NCERT के अंदर दूसरा सब हेडिंग है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है। ये पूरा आपका दे रखा है लाइट रिएक्शन के बारे में, डार्क रिएक्शन के बारे में, अबाउट दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये पूरा डिटेल डिस्कशन मैं आपके साथ करने वाली हूँ। नेक्स्ट ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको NCERT यहाँ पर समझा रही हूँ, तो मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा आप नोट्स बनाएगा ना, कॉपी भी अलग नहीं, NCERT में लिख लो। ये पहला एक्सपेरिमेंट, ये इसका ये सार, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। ये दूसरे का सार, वो टेस्ट ट्यूब को है KOH सॉफ्ट कॉटन वाला। ये तीसरा, ये डायग्राम के साथ दे रखा है, जोसेफ प्रिस्टली वाला। ये चौथा, ये इंगन हाउस साहब के बारे में दे रखा है, मैंने यहाँ पर ये इंगन हाउस साहब के बारे में ये हाईलाइट कर दिया बकायदा। ठीक है, पांचवा नाम ये जूलियस वॉन सैक के बारे में दे रखा है, इनकी राम कहानी यहीं लिख दी। छठा नाम TW एंगलमैन साहब का दे रखा है, इनका राम कहानी मैंने यहीं लिख दिया, नहीं पढ़ना इसमें से। ठीक है, और फिर ये वान नील साहब और रूबिन हैसिड एंड कैमिन के बारे में यहाँ दे रखा है, इनकी राम कहानी भी मैंने यहीं समझा दी आपको, तो ये आपको देखना नहीं पड़ेगा। ठीक, सारे नोट्स हम साथ साथ बनाते जा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। तब तक प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। यहाँ तक मेरे सभी बच्चों को समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है बच्चों? फिर यहाँ तक आप देख लो। अब मैं यहाँ से आपको पढ़ाऊंगी कि लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन कह रही हूँ कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। ये हेडिंग जो है ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी आराम से। ये सारे एक्सपेरिमेंट, इनका सार में NCERT में, ये नोट्स बना लिए हमने। और मुझे सबकी NCERT ऐसी रंगारंग चाहिए, मुझे किसी की NCERT से साफ सुथरी चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए यहीं पर ऐसे बगल में नोट्स बनाते जाओ। अब पढ़ेंगे ये वाला। ठीक, दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ रिवीजन। सबसे बेहतर तरीका है NCERT पढ़ने का, और इसी तरीके से हमें NCERT पढ़नी है। ओके, चलिए नेक्स्ट हेडिंग, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। देखो, you would have
कोर्स आंसर कि जो फोटोसिंथेसिस का होता है, तो मैं सब बच्चों को बचपन से पढ़ के आ रही हूँ, तुम पता है कि ग्रीन लीफ है और द क्लोरोप्लास्ट, आपने अभी तक चैप्टर में पढ़ा है, उसकी वजह से वही कि फोटोसिंथेसिस जो है कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट, बट ये अदर ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में भी होता है। कोई भी लीफ के अलावा कोई दूसरा ग्रीन पार्ट प्लांट का बोलो कि जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है, जैसे कि मीसोफिल सेल इन द लीफ जिसपे लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। यूजुअली द क्लोरोप्लास्ट अलाइन themselves along the wall of mesophyll cell such that they can get optimum quantity, उससे इंसिडेंट लाइट की मिले, फिर फोटोसिंथेसिस होता है। ये सब आप ये देखते हो। अब मैं आपको डायरेक्टली स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पढ़ाऊंगी, ठीक, तुम तो यहीं आ जाओ। विद इन द क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पढ़े हम, तो कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर देयर इज अ मैम्ब्रेनस सिस्टम, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैम्ब्रेनस सिस्टम होता है जिसमें होता है कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेना, द स्ट्रोमा लैमिली एंड द मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रोमा। ये चीजें होंगी, ग्रेना, स्ट्रोमा लैमिली एंड द मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रोमा। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ अ सेक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये दे रखा है, ठीक है। उसमें क्या होता है, ग्रेना, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पे ऐसे हेडिंग डाल के दिखा दो। अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट तो बता रहा है भाई विद इन द क्लोरोप्लास्ट, विद इन द क्लोरोप्लास्ट, यही नोट्स बनाते जा रहे हैं हम, ठीक है। विद इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज मैम्ब्रेनस सिस्टम, देयर इज विद इन द क्लोरोप्लास्ट एक मैम्ब्रेनस सिस्टम होता है, देयर इज मैम्ब्रेनस सिस्टम। विद इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज अ मैम्ब्रेनस सिस्टम जिसमें क्या क्या होगा, कंसिस्टिंग, उसके अंदर होगा उस मैम्ब्रेनस सिस्टम में कंसिस्टिंग ऑफ, इसमें क्या क्या होगा आपका, ग्रेना होगा, ग्रेना है, ठीक है। स्ट्रोमा लैमेले है, स्ट्रोमा लैमेले, ठीक है, एंड द मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रोमा, एंड मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रोमा, ये चीजें होंगी, ये उसने बता दिया। क्या क्या चीजें देखी बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो कह रहा है विद इन द क्लोरोप्लास्ट एक मैम्ब्रेनस सिस्टम है, इसके अंदर ग्रेना है, स्ट्रोमा लैमिले है एंड द मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रोमा है। डिटेल डायग्राम के साथ बताऊंगी इसमें। अब वो कह रहा है देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट, मतलब सबका अलग अलग काम है, ठीक है, सबका अलग अलग काम है। नेक्स्ट पॉइंट उसने कह दिया देयर इज क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब सबका अलग अलग काम होगा, सबका अपना काम है, वो बताएंगे। देयर इज क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट, सबका अपना अपना काम है। देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट। क्या देखो, अब वो कह रहा है जो मैम्ब्रेन सिस्टम है इसका काम क्या है, ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। ये देखो द मैम्ब्रेन सिस्टम, इसका काम क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को ट्रैप करके एटीपी का सिंथेसिस करना, एटीपी एंड एनएडीपीएच का सिंथेसिस करना, ये इसका काम है। क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर है विद इन द क्लोरोप्लास्ट। अब वो किसका क्या काम है बता रहा है कि जो मैम्ब्रेन सिस्टम है, जो मैम्ब्रेन सिस्टम है, इसका काम है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसका काम क्या है, ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा
इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यहाँ पे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा एंड एटीपी और एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADPH का फॉर्मेशन करना, ये इसका काम है मेम्ब्रेन सिस्टम का। ठीक है, अब वो कह रहा है कि स्ट्रोमा के अंदर, इन स्ट्रोमा द एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसाइज शुगर, स्ट्रोमा के अंदर शुगर का फॉर्मेशन होगा जो कि स्टार्च का फॉर्मेशन करता है। ये जो फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शन है ये डायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट होती है, इसीलिए इन्हें आप कहते हैं लाइट रिएक्शन, दैट इज द फोटोकेमिकल रिएक्शन। और जो डायरेक्टली लाइट पर डिपेंडेंट नहीं होंगी, द लेटर आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन, लेकिन ये प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पर डिपेंड होती है। ठीक है, इन्हें इसलिए इसको कहेंगे डार्क रिएक्शन। समझ में आया? मतलब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन अगर डार्क रिएक्शन डजंट मीन कि ये डार्क में हो रही है। लाइट रिएक्शन जो डायरेक्टली लाइट पर डिपेंडेंट है, डार्क रिएक्शन ये लाइट पर नहीं लेकिन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पर डिपेंडेंट होती है, इसको आप कहते हैं डार्क रिएक्शन। दे आर नॉट डायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट। अब आप ये देखो, ये मैंने यहाँ पर इसका ये पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना रखा है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, तो आप देखो ये बाहर वाला जो लेयर है, ये बाहर वाला, मैं इसको डायग्रामेटिकली शो कर लेती हूँ। ये जो डबल मेम्ब्रेन बनाई मैंने, ये एक और ये अंदर दूसरी, ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन है। बाहर वाली हो गई आउटर मेम्ब्रेन और ये अंदर वाली हो गई इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो पूरा भाग है अंदर, ये ऐसे है ना, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, और अंदर का ये पूरा पार्ट है आपका स्ट्रोमा, ये पूरा पार्ट है आपका स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा के अंदर मैंने ऐसे ये कुछ ऐसे ये ग्रैना बना दिए, ये ऐसे ये ग्रैना बना दिए, ये ग्रैना है, ये ग्रैना है। ठीक है, ये ग्रैना है। अब ये ग्रैना बनाए और ये इनको कनेक्ट कर रहे हैं, ये स्ट्रोमा लैमेले, ये स्ट्रोमा लैमेले है। ठीक है, ये जो ग्रैना को ये आपस में इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, ये है स्ट्रोमा लैमेले, ये स्ट्रोमा लैमेले बना दिए। फिर ये आपके अंदर ये राइबोसोम्स हैं, ये कुछ आपके ऐसे स्टार्च ग्रैन्यूल्स हैं और कुछ आपके ऐसे लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं। कुछ इस तरीके से बनाओगे तो देखो, आपने जो क्लोरोप्लास्ट का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाया है ना, वो कुछ इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है पहले तो। ये ऐसे मैंने बनाया। ये भाई आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये वाला पार्ट आपका इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये अंदर का पूरा सेक्शन ये आपका स्ट्रोमा हो गया। एनसीईआरटी का डायग्राम ही बना रही हूँ मैं, ठीक है, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है। आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया, स्ट्रोमा हो गया, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब मैं बनाऊंगी यहाँ पर ऐसे, मैंने यहाँ पर ना एक ऐसे कुछ बंडल्स लिए, ठीक है, और फिर ये ऐसे कुछ आपस में ऐसे इंटरकनेक्ट कर दिए। तो ये कुछ तो स्ट्रोमा लैमेले है, कुछ ग्रैना है। फिर बीच बीच में मैंने ऐसे लिपिड ड्रॉपलेट्स बनाए हैं, मैं राइबोसोम्स बना, ये आपके स्टार्च ग्रैन्यूल्स हो गए, ये आपके ऐसे इसमें स्टार्च ग्रैन्यूल्स बना लो, कहीं कहीं पर बना के दूं क्या, ये लो।
ये तो ग्रैना हो गया, पूरा नहीं ड्रॉ कर रही मैं, ये तो ग्रैना हो गया, ये ट्रॉमा लैमिले हो गए, ठीक है। फिर ऐसे बीच बीच में उसने ऐसे बनाया है, ये ट्रॉमा से बीच बीच में ऐसे ये स्टार्च ग्रैन्यूल्स और लिपिड ड्रॉपलेट्स बना लो ऐसे। ऐसे दिस इज द स्टार्च ग्रैन्यूल्स, दिस इज द स्टार्च ग्रैन्यूल्स। यहाँ पर ऐसे मैं लिपिड ड्रॉपलेट्स बना दूंगी जगह जगह पर, दिस इज द लिपिड ड्रॉपलेट्स, ठीक है ना। ये ऐसे कर लोगे। डायग्राम एनसीईआरटी का समझ में आ रहा होगा। दिस इज द स्टार्च ग्रैन्यूल्स, ये आपने लिपिड ड्रॉपलेट्स बना दिए, राइबोसोम्स बना दो ऐसे, ये लिपिड ड्रॉपलेट्स बन गए, स्टार्च ग्रैन्यूल्स है, लिपिड ड्रॉपलेट्स है। ऐसे ही देखो आप यहाँ पर, ये मैंने राइबोसोम्स बना दिए जगह जगह पर, ये ऐसे राइबोसोम्स बना दिए, दैट इज द थिंग, ठीक है। लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन के बारे में देख लो। लाइट रिएक्शन डायरेक्टली लाइट ड्रिवन होते हैं और डार्क रिएक्शन जो है दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, दे आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन, सो दैट इज द डार्क रिएक्शन। ये लिख लो, ठीक है, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पर आपने देख लिया होगा लाइट रिएक्शन के बारे में, ये पूरा आपने लिख ही लिया। क्लियर कट डिवीजन है लेबर का, मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में लिख लिया। ट्रॉमा के अंदर ये लिख लो, मेम्ब्रेन सिस्टम लिख लिया। मेम्ब्रेन सिस्टम का काम क्या है, ये मेम्ब्रेन सिस्टम लाइट एनर्जी को ट्रैप करके एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। स्ट्रोमा के अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शन होगी, ये लिख लो। मेम्ब्रेन सिस्टम होगा स्ट्रोमा के अंदर, ट्रॉमा के अंदर क्या होगा, ट्रॉमा के अंदर हुई आपकी एंजाइमेटिक रिएक्शन, ट्रॉमा के अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शन होगी विथ सिंथेसाइज, जो कि शुगर बनाएगा, विथ सिंथेसाइज शुगर, जो कि इंटर्न स्टार्च बनाएगा, विच इंटर्न फॉर्म स्टार्च, ठीक है। फिर ये डायग्राम अपन ने देख लिया, उसके बाद ये भी लिख लिया। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है, डार्क रिएक्शन जिसको नहीं कई बार पूछा जाए, डजेंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है, डजेंट मीन इट अकर इन डार्क, इसका मतलब ये नहीं कि डार्क में हो रही है इसलिए डार्क रिएक्शन बोले। तो डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं, इट डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट, ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट, इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, इसीलिए इसे डार्क रिएक्शन कहते हैं अपन। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट होती है ये, इसका मतलब ये नहीं है कि डार्क में होगी। दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड टू मीन दैट अकर इन डार्कनेस। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि डार्क में होगी, दे आर नॉट, पर इसका मतलब है कि ये लाइट डिपेंडेंट नहीं है, दे आर डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, दैट्स इट। तो ये पूरा जो पैराग्राफ है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ ग्रीन लीव्स में नहीं, अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स में भी होता है। फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट में मेम्ब्रेनस सिस्टम है जिसके अंदर ग्रैना, स्ट्रोमा, लैमेली एंड मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रोमा है। क्लियर कट डिवीजन है विद इन द क्लोरोप्लास्ट, जैसे कि मेम्ब्रेन सिस्टम का काम क्या है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करके एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन करना। स्ट्रोमा जो है उसमें एंजाइमेटिक रिएक्शन से शुगर बनता है विच इन टर्न सिंथेसाइज द स्टार्च, ठीक है। और फिर अपन ने ये पूरा देख लिया कि आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ग्रैना क्या है, स्ट्रोमा, लैमेले क्या है, कैसे आपके ये स्टार्च ग्रैन्यूल प्रेजेंट होते हैं, लिपिड्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, ये पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी अपन देख चुके। और लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन क्या है ये देख लिया, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर अब नेक्स्ट हेडिंग है बेटा, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर कितने टाइप्स के पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपके साथ, ये वाला पैराग्राफ जो है एनसीईआरटी का आपके साथ डिकोड करूंगी। क्लियर, हाउ मैनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इज इट क्लियर?
इज इट क्लियर टू एवरीबडी? चलो, इसमें क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल के बारे में थोड़ा थोड़ा दे रखा होगा, फिर कैरोटीन के बारे में दे रखा है। ठीक है, मैं बताती जाऊंगी, यहाँ पे आपको सार भी लिखाती जाऊंगी। एक ये आ जाता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कौन सी होती है, 400 से 700 नैनोमीटर ऑफ लाइट, इट इज यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस। ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो मैं वैसे आता ही होगा, 400 मैं यहाँ लिख देती हूँ, 400 to 700 नैनोमीटर ऑफ light is used in photosynthesis, इसीलिए इसे आप बोलते हैं photosynthetic active radiation. It is photosynthetic active radiation. ठीक है, आ जाओ अब। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस? देखो क्या कह रहा है, लुकिंग एट प्लांट्स, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ एंड देयर आर सो मेनी शेड्स ऑफ ग्रीन इन देयर लीव्स? मतलब ग्रीन के भी बहुत सारे शेड्स होते हैं। तो इस आंसर के क्वेश्चन के लिए हम डिफरेंट लीफ पिगमेंट के बारे में देखेंगे थ्रू पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, दैट वी सी इन लीव इज नॉट ड्यू टू अ सिंगल पिगमेंट, कि कलर जो है ना लीफ का एक सिंगल पिगमेंट की वजह से नहीं होता, बहुत सारे इसमें, बट ड्यू टू द 4 पिगमेंट्स हैं, बट ड्यू टू 4 पिगमेंट्स। एक तो है क्लोरोफिल ए विच इज ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन द क्रोमेटोग्राम। ठीक है, हाउ मेनी पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस है ना, सबसे पहला है क्लोरोफिल ए, जो कि कैसा है दिखने में, ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर का, ब्राइट और ब्लू, क्लोरोफिल है ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर का होता है, ब्लू ग्रीन कलर का है। ठीक है, दूसरा है क्लोरोफिल बी जो कि येलो ग्रीन होता है, दूसरा है, दूसरा पिगमेंट क्लोरोफिल ए हो गया। नेक्स्ट पिगमेंट क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन कलर का है। एक है फिर ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल भी प्रेजेंट होते हैं, ज़ैंथोफिल ये आपके येलो कलर के होते हैं, एंड कैरोटेनॉइड्स जो येलो टू येलो ऑरेंज कलर के हैं, एंड कैरोटेनॉइड्स जो येलो टू येलो ऑरेंज कलर के हैं। ये 4 पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटेनॉइड, ये पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटेनॉइड। ठीक है, ये हमने देख लिया, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटेनॉइड। अब देखो, लेट अस नाउ सी वेरियस पिगमेंट, जो हर पिगमेंट का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में, ये हम देखेंगे। पिगमेंट्स ऐसे सब्सटेंस हैं जिनकी एबिलिटी होती है टू अब्सॉर्ब द लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। अब किस वेवलेंथ पर, तो मैंने आपको बता दिया 400-700 नैनोमीटर ऑफ लाइट, दैट इज अ फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है। अब इसमें ये दे रखा है, देखो फिगर 13.3a, दिस वन। Let us study the graph showing the ability of chlorophyll A pigment to absorb the light of different wavelengths. Chlorophyll A pigment की absorb the light of different pigment ये दे रखा है। ठीक है, विबग्योर आपको पता ही है, विजिबल स्पेक्ट्रम जिसे हम कहते हैं। 13.3a में डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, जिस पर क्लोरोफिल ए मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन शो करता है। क्लोरोफिल ए मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन किस वेवलेंथ लाइट पर शो कर रहा है? फिगर 13, ऑफ कोर्स यू द फैमिलियर वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन किस पर होता है, तो एब्जॉर्प्शन पी का आपको पता लग जाता है। ठीक है, 13.3b में देखोगे आप तो आपको ये पता है कि किस पर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल ए, ब्लू और रेड रीजन है,
यानी कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये याद रख लेना यहाँ से, और कुछ नहीं। एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पर आ जाता है कि एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है। ब्लू एंड रेड, और एक में रेड और ब्लू आएगा। एब्जॉर्प्शन पीक किस पर है, ये देखो, द ब्लू एंड द रेड रीजन, ठीक है। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट क्लोरोफिल ए ये चीफ पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। The graph together show that most of the photosynthesis take place in the blue and red region of the spectrum. Blue और red में most of the photosynthesis यहाँ पर होता है। तो chlorophyll is the major pigment. Chlorophyll major pigment है for trapping the light. Other thylakoid pigment जैसे कि chlorophyll B, xanthophyll, carotenoids, इनको आप कहते हैं accessory pigments, ठीक है। Chlorophyll जो है this is the major pigment which is responsible for trapping the light. Other thylakoid pigments जैसे कि chlorophyll B है, xanthophyll एंड कैरोटेनॉइड्स, ये एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं। आल्सो अब्जॉर्ब, ये भी लाइट को एब्जॉर्ब करके एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं टू क्लोरोफिल ए। इंडीड दे नॉट ओनली इनेबल अ वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ इन कमिंग टू द बट आल्सो प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से भी बताते हैं। कुल मिला के इसमें जो अनदर कीवर्ड की पॉइंट है, क्लोरोफिल के बारे में तो बता दिया, ये तो मेजर पिगमेंट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट। उसके अलावा थाइलेकॉइड पिगमेंट जैसे कि क्लोरोफिल बी, xanthophyll एंड कैरोटेनॉइड्स, ये आपके एक्सेसरी पिगमेंट्स हो रहे हैं। दैट्स इट, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, और एक्शन स्पेक्ट्रम, ये याद रखना। और ये मैंने आपको लिखाई दिया फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन के बारे में, 400 to 700 नैनोमीटर ऑफ लाइट पर होती है। कौन कौन से पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, xanthophyll एंड कैरोटेनॉइड्स, बस इतना ही है इसका सार। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन क्या है विद दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। व्हाट इज लाइट रिएक्शन। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में अपन, ये मैं आपको अपने पैटर्न में पढ़ाऊंगी, इसमें आप जेड स्कीम और एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों पढ़ेंगे, साइक्लिक ईटीएस और नॉन साइक्लिक ईटीएस, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम ये व्हाट इज लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन क्या है ये हम पढ़ेंगे। फिर हम जेड स्कीम दैट इज अ नॉन साइक्लिक ईटीएस एंड द साइक्लिक ईटीएस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया। देखो व्हाट इज लाइट रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये तो पहले मैं अपना डायग्राम बना के फिर तुम्हें पढ़ा दूंगी। ये साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन डिटेल दे रखा है। इसी से केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस भी हम पढ़ लेंगे। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक आ गया तो ये अपने आप आ जाएगा। फिर बस ये बायोसिंथेटिक, ये थोड़ा सा केल्विन साइकिल दे रखा है, और फिर C4 दे रखा है, और C2 भी इसी में दे रखा है ना। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये C4 C2, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है। आ जाओ। हाँ जी, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इसके बारे में देख लेते हैं। ध्यान से सुनते जाइएगा, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड में डिकोड करूंगी। ये आपको याद रखना है। इन फोटो सिस्टम सेकेंड द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए absorbs 680 causing the electron to become excited and jump। ये कुल मिला के याद रखना। इसमें अपन दो फोटो सिस्टम पढ़ेंगे, एक है PS1 और एक है PS2, ठीक है। PS2 जो है इसमें ये है P680 और PS1 जो है ये है P700, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फोटो सिस्टम सेकंड, रिएक्शन सेंटर है 680, द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, जिससे कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है और ये दूसरे ऑर्बिट में जंप कर जाता है। इसे फिर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम्स के थ्रू ऐसे मूव, एक दूसरे से ट्रांसफर होता रहेगा एक के से दूसरे के पास। अभी दिखा दूंगी। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउन हिल इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। जैसे कि ये देखो,
ये दे रखा है। फोटो सिस्टम सेकंड ये दे रखा, फोटो सिस्टम सेकंड दैट इज द P680 और फोटो सिस्टम फर्स्ट दैट इज द P700। ठीक है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, ये इससे ये इलेक्ट्रॉन, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, LHC यानी कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट गैस से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर निकलेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर निकल के ये जंप होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाके दोबारा इधर आता है। ठीक है, ये देखो P680 से अब्जॉर्ब रेड लाइट को अब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ और ये जंप करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को पिक करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिटेल में पढ़ाऊंगी। इस ETS के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर साइटोक्रोम्स होते हैं। और आप ये देखो, ये जो मूवमेंट है ना इलेक्ट्रॉन का, ये डाउन हिल है इन टर्म्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। द इलेक्ट्रॉन आर नॉट यूज, इनका यूज नहीं होता, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना यहाँ से, ये यूज नहीं होते, ये पास होते जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, बट आर पास्ड ऑन द पिगमेंट ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट। ये PS1 के पास फाइनली यहां तक पहुंच गया। साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1, ये भी एक्साइटेड होगा। ठीक है, जहां से ये रेड लाइट ऑफ 700 PS1 700 पर है, रिसीव करता है। दिस इलेक्ट्रॉन ये अगेन डाउनहिल मूव करेंगे। ठीक है, दिस टाइम अ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिच NADP प्लस द एडिशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के एडिशन से ये देखो क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो। ये PS2 था, ये एक्साइटमेंट हुआ, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉन जंप हुआ। ये इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहा है ना, वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंटेनिंग साइटोक्रोम ये एक दूसरे को पास करता जाएगा। फाइनली ये यहाँ पर PS1 पर गया, यहाँ पर भी एक्साइटमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, ये मैं तुम्हें जब साइक्लिक नॉन साइक्लिक पढ़ाऊंगी तो डिटेल समझ में आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, ये इलेक्ट्रॉन बाहर स्ट्रोमा में क्या होता है, NADP प्लस से NADPH बनता है, उसमें ये इलेक्ट्रॉन यूज आ जाता है। द एडिशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के एडिशन से NADP प्लस जो है ये NADPH में बदल गया। द होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो पूरा स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि PS2 से शुरू हुआ था, द होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द PS2 एज यू कैन सी अपहिल टू द एक्सेप्टर, फिर डाउन आया, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गया, फिर PS1 के पास गया, फिर वहां से फाइनली आपके NADP प्लस ने रिड्यूस कर दिया, ये NADPH बन गया। इसी को आप कहते हैं Z स्कीम, वो मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगी। एंड ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक, ये ऐसे इस तरीके का शेप होता है, इसीलिए इसको आप Z स्कीम कहते हो। कैसे कहते हो मैं भी आपको पढ़ा देती हूँ, मैं Z स्कीम डिटेल में पढ़ा देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है। मैं पहले यही पढ़ाती हूँ, यहाँ पर साइक्लिक नॉन साइक्लिक में दे रखा होगा तो ये आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। ये Z स्कीम यहाँ पर इतने अच्छे समझ में नहीं आएगा, इसमें ये साइक्लिक दे रखा है, नॉन साइक्लिक ऐसे नहीं दे रखा डायग्रामेटिकली। ये मैं आपको डिटेल पढ़ा देती हूँ, इसका डिटेल मैं आपको पढ़ा देती हूँ Z स्कीम का। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ यहाँ पर ड्रॉ कर लो। ठीक, मैं आपको डिटेल बता देती हूँ तो फिर आपको NCERT एकदम अच्छे से क्लियर आ जाएगी। Z स्कीम दैट इज द नॉन साइक्लिक ETS, Z scheme that is the non-cyclic ETS and photophosphorylation। ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। Z स्कीम के अंदर पहले तो ये बना लो,
देखो बेटा, ये पूरा आपका जो मैंने बनाया है, दिस इज द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, दिस इज द ल्यूमन, इसके बाहर पूरा दिस इज द स्ट्रोमा, दिस इज F0 है और बाहर F1 है, पता होगा। अब देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना। Z स्कीम के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों फोटो सिस्टम PS1 एंड PS2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। एक का रिएक्शन सेंटर है P680, यह है PS2, और एक का रिएक्शन सेंटर है P700। PS1 PS2 दोनों इन्वॉल्व है, ठीक है। PS1 PS2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं, बोथ रिएक्शन सेंटर। अब यहां से सबसे पहले जो P680 है दैट इज द PS2, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उतना डिटेल एनसीईआरटी नहीं दे रखा बट क्वेश्चन आ रखा है ये, इसमें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है बेटा फियोफाइटिन, फियोफाइटिन ले लेता है। फिर यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे प्लास्टोक्विनोन ले लेता है। ये आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन प्लास्टोक्विनोन के बारे में एक सच्चाई ये है कि प्लास्टोक्विनोन एक इलेक्ट्रॉन आयन एक्सेप्टर है ही नहीं। ये तो एक इलेक्ट्रॉन आयन एक्सेप्टर है ही नहीं, ये तो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर है। तो ये एक्चुअली स्ट्रोमा से 2H+ आयन को लेता है और ये ल्यूमन में रिलीज कर देता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन को लेके प्लास्टोक्विनोन से जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, तभी इलेक्ट्रॉन को देता है और बदले में ये साइटोक्रोम F को देगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F के पास जाएगा, ETS कंटेनिंग द साइटोक्रोम्स थे ना उसमें, साइटोक्रोम F के पास गया, फिर साइटोक्रोम B6 के पास गया, ठीक है। ये आपके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता जा रहा है, साइटोक्रोम B6 के पास जाता है पहले, फिर F के पास जाता है। ये मैंने साइटोक्रोम B6 के पास गया, साइटोक्रोम F के पास गया, ठीक है। वो ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंटेनिंग द साइटोक्रोम चलता जा रहा है। फिर यहाँ से प्लास्टोसाइनिन के पास जाता है, ये इलेक्ट्रॉन गया प्लास्टोसाइनिन के पास, ठीक है। प्लास्टोसाइनिन से साथ साथ यहाँ पर ये P700 में लाइट का एक्साइटमेंट भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ठीक है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को भी दे देता है और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकलता है, P700 से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा यानी कि PS1 से, इसमें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन होता है आयरन सल्फर प्रोटीन या FRS, FES या FRS के पास जाता है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा ये देता है अपना इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन को, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया फेरोडॉक्सिन को। अब बाहर स्ट्रोमा में क्या हो रहा होता है, बाहर स्ट्रोमा में क्या हो रहा है, NADP+ रिड्यूस हो रहा होता है, NADP+ रिड्यूस हो रहा होता है, NADP+ रिड्यूस होता है NADPH+ में। इसके रिडक्शन के लिए से 3 चीजों की जरूरत होती है। एक तो चाहिए होता है H+ आयन, वो H+ आयन ये स्ट्रोमा से ही ले लेता है। एक चाहिए होता है NADP रिडक्टेज एंजाइम, जो भी स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है NADP रिडक्टेज एंजाइम। और तीसरी चीज इसे चाहिए रहती है इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन दे देता है। तो ये फाइनली इसमें ये हो जाएगा। यहाँ पर में बहुत सारे H+ आयन होंगे, ठीक है। यहाँ पर वाटर भी स्प्लिट होता है, H2O, उससे इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, ऑक्सीजन भी निकलेगा, H2 भी निकलेगा। तो H2O तो यहाँ आ जाता है, ऑक्सीजन इवॉल्व होता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है। अभी समझाऊंगी क्या हो रहा है। अब ध्यान से सुन लो क्या कह रही हूँ मैं, ध्यान से सुनना। दिस इज द, पहले समझ लो फिर एनसीईआरटी बता दूंगी। दिस इज द Z स्कीम, या फिर इसे हम कहेंगे नॉन साइक्लिक ETS या फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन।
इसमें क्या हो रहा है, पहला पॉइंट तो ये है जेड स्कीम या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दो फोटो सिस्टम, बोथ फोटो सिस्टम दैट इज PS1 दैट इज P700 एंड PS2 दैट इज P680 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अब क्या होगा, जब P680 में ऐसे एक्साइटमेंट हो रहा है लाइट का, ये एक्साइटमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला, P680 से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन है। फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन जाता है प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन के बारे में एक पॉइंट है कि बेटा प्लास्टोक्विनोन एक इलेक्ट्रॉन आयन एक्सेप्टर नहीं है, ये तो एक हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर है। तो स्ट्रोमा में बाहर H+ आयन पड़े ना, ये वहां से निकाल के ल्यूमन में रिलीज करता है और ये प्लास्टोक्विनोन तब भी इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B6 को ट्रांसफर कर देगा। यहाँ से साइटोक्रोम F के पास गया, यहाँ से प्लास्टोसाइनिन के पास गया, पूरा ETS है विच कंटेनिंग द साइटोक्रोम्स, ठीक है, पूरा ETS है। प्लास्टोसाइनिन से साइमल्टेनियसली यहाँ पर जो PS1 है दैट इज द P700, यहाँ पर भी एक्साइटमेंट होता ही देता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है PS1 से P700 से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आयरन सल्फर प्रोटीन या फिर FRS होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन के पास जाता है। ये सब थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में हो रही है हरकतें सारी। बाहर स्ट्रोमा में क्या होता है, NADP+ NADPH H+ में रिड्यूस हो रहा होता है। इसके रिडक्शन के लिए तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट, एक तो H+ आयन चाहिए, वो ये स्ट्रोमा से ले लेगा। दूसरी चीज चाहिए होती है NADP रिडक्टेज एंजाइम, NADP रिडक्टेज एंजाइम, ये भी स्ट्रोमा में ऑलरेडी पड़ा होता है। और तीसरी चीज चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन, तो ये फेरोडॉक्सिन अपने इलेक्ट्रॉन को ही दे देता है और फाइनली NADPH H+ बन जाता है। अब नाम हुआ कि इसे जेड स्कीम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है ना, ये देखो, ये कुछ ये ऐसे है, ऐसे हुआ ना, यू तो एक कैरेक्टरिस्टिक जेड शेप बनाता है। ये जो ट्रांसफर हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन का, ये देखो आप, ये कैरेक्टरिस्टिक जेड शेप बना रहा है, इसीलिए इसे जेड स्कीम कहते हैं। इसे नॉन साइक्लिक क्यों कहते हैं? साइक्लिक का मतलब तो कोई चीज यहां से शुरू हुई, घूम फिर के यहीं खत्म होगी। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला निकला निकला, ये कहीं और गया, ये घूम फिर के वापस घर को कभी लौटा ही नहीं लौटा ना, इसीलिए साइक्लिक प्रोसेस नहीं है। ये वापस यहाँ आ जाता तो साइक्लिक होता, मैं पढ़ाऊंगी भी साइक्लिक ETS, उसमें घूम फिर के वहीं आ जाएगा। इसमें जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, घूम के देखो वापस कभी घर को नहीं लेटा। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में ये नजर आ गया, तो यही ईमान डोल गया इसका। ये लौट कर ये इलेक्ट्रॉन जो गया वो वापस कभी घर को आया ही नहीं, तो साइकिल कंप्लीट नहीं हुई। जो लौट के इलेक्ट्रॉन निकला ना, ये कभी घर को नहीं आया, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर H2O का साइक्लिक नॉन साइक्लिक ETS में जेड स्कीम में वाटर का फोटोलाइसिस होता है, तो इससे O2 इवॉल्व होता है, तो इसीलिए जेड स्कीम में ऑक्सीजन इवोल्यूशन होता है, जो कि साइक्लिक में नहीं होता, मैं पढ़ाऊंगी। दूसरी चीज H2 निकलता है, तो ये H2 तो ये H+ आयन ये ल्यूमन में आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ हुई थी, ये इलेक्ट्रॉन को अपना वापस इधर दे देगा। समझ में आया? पहला पॉइंट तो ये हो गया जेड स्कीम में जो मैंने पढ़ा, उससे तुम्हें ये समझ में आ गया कि इसमें दोनों फोटो सिस्टम दैट इज द PS1 एंड PS2 इन्वॉल्व है। जेड स्कीम में बोथ PS1 एंड PS2 आर इन्वॉल्व। दूसरा पॉइंट, टू फुलफिल the gap of electron यहां पर वाटर का फोटोलाइसिस होगा। वाटर का फोटोलाइसिस हो रहा है, इसीलिए O2 इवोल्यूशन होता है इसमें। कुल मिला के O2 is evolved during Z scheme। जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला वो लौट कर कभी घर को नहीं आया, सो देयर इज अ गैप ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस गैप ऑफ इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर ये वाटर का फोटोलाइसिस हो रहा है। ये वाटर का फोटोलाइसिस होता है तो O2 इवॉल्व होता है, जो H+ आयन वो ल्यूमन में आ जाता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है। ठीक, ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है बच्चे, तो ये जेड स्कीम में ये चीजें क्लियर हो गई कि O2 इवॉल्व होता है ड्यूरिंग द जेड स्कीम। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है वो वापस लौटकर यहाँ कभी नहीं आया,
देयर इज अ गैप ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस गैप ऑफ इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए वाटर का फोटोलाइसिस होता है। ये गैप ऑफ इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए वाटर का फोटोलाइसिस हुआ है, तो वाटर का फोटोलाइसिस होगा तो O2 इवॉल्व होता है, H+ आयन निकलता है, वो तो स्ट्रॉन्ग ल्यूमन में आ जाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है। ठीक है, और इसमें दोनों PS इन्वॉल्व है, PS1 एंड PS2। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थियोफाइटिन है। प्लास्टोक्विनोन के बारे में भी क्वेश्चन आ रखा है कि प्लास्टोक्विनोन एक इलेक्ट्रॉन आयन एक्सेप्टर है, ये एक हाइड्रोजन आयन कैरियर है जो स्ट्रॉन्ग ऑफ H+ आयन को लेकर ल्यूमन में डाल देता है। फिर ये पूरा स्टेप क्लियर होना चाहिए। इसे Z स्कीम क्यों करें, कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रॉन का फ्लो का जो शेप Z शेप बन रहा है ना, ऐसे आ रहा है, इस वजह से इसे Z स्कीम कहते हैं। नॉन साइक्लिक क्यों कहा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला लौट कर कभी यहाँ वापस नहीं आया, इसीलिए नॉन साइक्लिक है। ठीक है, एक पॉइंट और है इसके अंदर की जो Z स्कीम है, एटाकारोन, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेनाथाइलेकॉइड्स पर ही होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेनाथाइलेकॉइड पर ही होगा। एटाकारोन कैसे, अभी ये भी बता दूंगी कैसे, ये भी बता देती। ग्रेनाथाइलेकॉइड्स ओनली, अभी तो सिर्फ लिखा है, रटने वाला हो गया तुम्हारे लिए, बट ये समझाती हूँ कैसे, अभी पढ़ा दो थोड़ी देर। बोथ PS1 PS2 तो हो ही गए। यहाँ पर देखो नॉन साइक्लिक में ATP भी बनता है, NADPH, H+ भी बन रहा है एंड O2 इवॉल्व भी हो रहा है, ये सब होता है। देखो ये कैसे बना भी नहीं बताया, डिटेल आगे पढ़ाऊंगी। ATP भी बन रहा है यहाँ पे, हमें लगा 3H+ आयन निकल रहा है, एक ATP बन रहा है, NADPH H+ भी बन रहा है और ये O2 भी निकलता है, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो ये पूरा हमने केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, इससे हम ये पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो है वेयर आर द, ये जो ATP और NADPH जो बने अभी हमारे साइक्लिक नॉन साइक्लिक में, इनका इस्तेमाल कहाँ होगा ये पूरा। लेकिन मैं आपको सीधा पहले कैल्विन साइकिल पढ़ाऊंगी, मैं पहले सीधा कैल्विन साइकिल पढ़ाऊंगी। कैल्विन साइकिल, फिर आपका C4 साइकिल, C2 साइकिल, बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, इसमें C3 C4 ये पूरा पढ़ लेंगे। ये C2 साइकिल दैट इज़ अ फोटो रेस्पायरेशन, ये हम पढ़ लेंगे। एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये भी हम कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। आज का ये जो सेशन था, इसमें देखो ऑलमोस्ट, मैं क्विक रिकैप अगर दूँ आपको आज के पूरी इस क्लास का, तो देखो मैंने ऑलमोस्ट पूरा NCERT तुम्हारा रंगारंग कार्यक्रम कर दिया है इसमें। ये देखो इसमें ये पूरे साइंटिस्ट, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, ये KOH वाला, ये जोसेफ प्रिस्टल, इसका लिखा नहीं मैंने हाईलाइट कर दिया, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा था। इंडियन हाउस सर का हाईलाइट कर दिया मैंने यहाँ पर, इंडियन हाउस सब 4th नंबर डाल के। 5th जूलियस वॉन सैक के बारे में दे रखा है, ये लिख दिया, उनको नहीं लिखना, NCERT देख। TW एंगलमैन लिख दिया। फिर ये वान नील और रूबिन हैसिड कैमिन के बारे में था, ये लिख दिया यहीं पर। ठीक है, फिर उन्होंने दे रखा था किसके, वो कहाँ गए, मैंने एंगलमैन सर के बारे में भी तो बताया था आपको, ये रहा TW एंगलमैन, ये लिख दिया यहीं पर। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट यहाँ पर लिख के ये कवर करवा दिया मैंने तुम्हें। फिर वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट बकायदा थ्योरेटिकली पूरा लिख दिया, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ से देख लोगे। डार्क रिएक्शन का मतलब क्या है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन क्या है, कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल, कैरेटराइट्स और एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसमें यही कीवर्ड से लिख दिए मैंने यहीं पर। ठीक है, व्हाट इज लाइट रिएक्शन, अब ये पूरा ये Z स्कीम वाला, ये यहाँ से पढ़ने से अच्छा ये पढ़ाया है तुम्हें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, साइक्लिक नॉन साइक्लिक, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ाया, इसका हैंड रिटन पूरा मैंने तुम्हें यहाँ दे दिया, क्योंकि वो ऐसे ही समझ में आने वाली चीज़ों में से है। ये पूरा ये Z स्कीम पूरा समझा दिया। ठीक है, ये साइक्लिक पूरा पढ़ा दिया, ये आ गया। तो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस ऐसे ही हो गया। तो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस भी मैं तुम्हें यहीं से करवा चुकी, ये केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस हम पढ़ चुके। ये पूरा NCERT का ये डायग्राम, अपना डायग्राम समझ में आ गया, NCERT का ये डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मैं आपको पूरा यहाँ समझा चुकी, पूरा यहाँ तक। अब कल की क्लास में मैं तुम्हें ये यहाँ से पढ़ाऊँगी कैल्विन साइकिल। ठीक है, हेडिंग डाल के छोड़ देती हूँ मैं, कैल्विन साइकिल। ये हम अपनी नई क्लास में शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चे भी
जिस तरीके से मैं NCERT में पढ़ा रही हूँ, जिस तरीके से मैं साथ साथ नोट्स बना रही हूँ, मुझे NCERT ऐसे ही चाहिए तुम्हारी, साफ़ सुथरी NCERT चाहिए ही नहीं, साथ साथ ऐसे ही बनाते जाओ, ड्रॉ करते जाओ, ठीक है। सो दैट्स इट, it is all about this, it is all about my today's session. Thank you so much guys for watching this video. Please hit the like button if you really like this video and share the link as much as you can. चैनल पे नए हैं, इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी बेहतरीन सेशंस आपको मिलते रहें और आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।